तो डे 4 का पहला क्वेश्चन कि सीए रिद्धिमा एक इंटरनल ऑडिटर है। ट्रैक स्टोर लिमिटेड की दो डिफिशियंसीज पॉइंट आउट की। एक, रिसीवेबल रिकंसाइल नहीं है स्टिपुलेटेड इंटरवल पे, और दूसरा, कस्टमर्स को जो क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड की गई है उसका रिव्यू नहीं हो रहा है बार बार। अब ये दोनों डिफिशियंसी किसने पॉइंट आउट की बेटा? इंटरनल ऑडिटर। अब आधे से ज्यादा नहीं, 80% बच्चे, 80% बच्चों का ये व्यू होता है कि दिस इज एसेट 265, कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू दोस चार्ज विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। या बच्चे बोल देंगे कि वो इंटरनल कंट्रोल के अंदर जो कारो वाला पॉइंट है ना, शायद ये वो है। या फिर बच्चे बोल देंगे कि वो 143 सबसेक्शन 3 के अंदर जो आई वाला पॉइंट है ना इंटरनल कंट्रोल का, ये क्वेश्चन वहां वाला है। या फिर कुछ बच्चे बोलेंगे अरे इसमें इंटरनल ऑडिट वर्ड आ गया ना, तो ये SS 610। अब अगर तुम वर्ड से क्वेश्चन पकड़ने की काबिलियत रखते हो तो माफ करना, तुम इंटरमीडिएट लायक भी नहीं हो, फाइनल तो बहुत दूर की बात। मतलब एक वर्ड पकड़ के स्टैंडर्ड ऑडिटिंग आप पढ़ते हो। अरे भैया, इंटरनल ऑडिटर ने दो डिफिशियंसीज बताई हैं। स्टेचुटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी फाइंड्स कि उन डिफिशियंसी पर कोई एक्शन कंपनी ने लिया ही नहीं है। व्हाट डज अबो सिचुएशन allude to the statutory auditor? ये सिचुएशन स्टेचुटरी ऑडिटर को क्या अल्यूड करती है? नाउ टेल मी द थिंग दैट आप कह रहे हो कि ये ऐसे 265 है, तो ये 265 क्यों है? बड़ा सा डिफिशियंसी, रुको। इस वर्ड ने ही पूरा गेम खेल दिया। एल्यूड का मतलब क्या होता है? व्हाट इट सजेस्ट्स, व्हाट इट कॉल्स अटेंशन। ऑडिटर का ध्यान किस तरफ देना चाहते हैं? सर, ना ये 265 है। 265 इसलिए नहीं है कि ये डिफिशियंसी मुझे ऑडिट करते करते नहीं मिली। मैं अगर इंटरनल कंट्रोल का इवैल्यूएशन कर रहा था एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, अगर मैंने इंटरनल कंट्रोल का इवैल्यूएशन किया होता ना मालिक, तो मैं लगाता ऐसे 265 कि मुझे डिफिशियंसी मिली और मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूं। सो रूल आउट ऐसे 265। राइटिंग प्रैक्टिस सेशन का आज का टेक अवे ये है कि ऑडिटर को खुद को डिफिशियंसी मिले और मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना है तो लेटर ऑफ वीकनेस लगाना है ऐसे 265 में। अगर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछे तो कारो की बात करना और 143 की बात करना। उसने रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात ही नहीं की। अगर यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर बोले तो 610 लगाना है, तो उसने 610 की बात ही नहीं की है। तुम क्यों कंफ्यूज होते हो? क्योंकि तुम्हें यही नहीं मालूम होता कि किस सिचुएशन में कौन सा स्टैंडर्ड लगाना है। खुद ने डिफिशियंसी पकड़ी हो 260, रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनल कंट्रोल के ऊपर बात आ रही हो, ये दोनों, और अगर इंटरनल ऑडिटर के वर्क पे रिलाई करना हो, यूज करना हो, तो ऐसे 610। खाली वर्ड पकड़ने से क्वेश्चन नहीं होता मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन प्योरली आपको नहीं दिखाता कि यहां पर आपको जो है फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई हो रहा है। सबसे पहले यहां पर आपको लिखना पड़ेगा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 240 का नाम।
साथ में लिखना पड़ेगा एसेट 240 का ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के अंदर जब आप रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को, ऑब्जेक्टिव 3 होते थे आपके, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट के बारे में सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना और उसको रिस्पॉन्स देना। ये 3 काम आपके ऐसे 240 में होते थे। आपको आरओएमएमएस असेस करते समय यहाँ पर इंटरनल ऑडिटर ने जो डेफिशिएंसी बताई है, दैट इज इंडिकेटिंग दैट, यहाँ ये इंडिकेट हो रहा है कि इंटरनल कंट्रोल में फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। देयर इज अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर विच क्रिएट्स रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। उसके बाद इंटरनल ऑडिटर के सजेशंस को नहीं मानना अपने आप में इस बात का सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है कि डेफिशिएंसी है इंटरनल कंट्रोल में। और जब डेफिशिएंसी है तो नाउ ऑडिटर हैज टू व्हाट, एक्सटेंड nature, timing and extent of his substantive procedures, उनको डायरेक्ट करेगा टुवर्ड्स डिटेक्शन कि कहीं कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। और ये भी देखेगा कि ये जो दोनों चीजें हैं कि मैनेजमेंट ने दो चीज नहीं की और इंटरनल ऑडिटर बता रहे तब भी नहीं की, देन इट इज श्योरली देयर इज कि मैनेजमेंट क्या करना चाहता है, मैनेजमेंट फ्रॉड के इंटेंशन से है। सो अबो सिचुएशन इज अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर फॉर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और ये फ्रॉड होगा और फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगा क्योंकि डेटर जितने नहीं है उतने दिख रहे हैं और कस्टमर को रिव्यू आपने किया ही नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ गई इस क्वेश्चन के अंदर? क्या ये क्वेश्चन, अच्छा मैं जितना होमवर्क दे रहा हूँ आप कर रहे हो ना? यार नहीं तो इस बैच का कोई फायदा ही नहीं रहेगा अगर आपने राइटिंग नहीं की तो। आपको आज ही ये राइटिंग कर लेना चाहिए, जितना आज मैं कर रहा हूँ उतना आज करके खत्म कर। तो इस बैच का कोई मतलब है नहीं, तो मैं लाइव क्यों आता, मैं रिकॉर्डेड दे देते। चलिए नेक्स्ट वन, फोर्थ क्वेश्चन। इन कोर्स ऑफ ऑडिट of Quick Limited, you suspect that management has made misstatement in financial statement intentionally, deceive the users to succumb to pressure to meet the market expectation. Elucidate how the fraudulent financial reporting may be accomplished and also discuss the techniques of committing fraud by management overriding. अब वो आपसे पूछ रहा है कि आप पहले तो ये बताओ, सीधी सी बात है, ये तो सीधा ही क्वेश्चन है। पहले ऐसे 240 का नाम आ जाएगा, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके बाद आ जाएगा इट डिस्क्राइब फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसके अंदर आता है मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन, अल्टरेशन of accounting record and documents, then misrepresentation और intentional omission। उसके बाद आ जाता है मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ये तो सब आपने मतलब बाय हार्ट कर रखा है कि ये एफएफआर होता है। ओके, उसके बाद आपने कहा था कि एफएफआर को अंजाम देने के लिए मैनेजमेंट जो है वो ओवरराइड करता है किसको, इंटरनल कंट्रोल को। और क्या क्या करता है, ईयर एंड जर्नल एंट्रीज, याद करो कल ही पढ़ा था अपन ने जब इसको देखा था कि ईयर एंड में फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज डाल देता है, अजम्पशंस को एडजस्ट करता है, ओमिटिंग करता है या एडवांसिंग करता है या डिले करता है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स करता है,
कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस के अंदर चला जाता है, रिकॉर्ड्स को अल्टर करता है। लिख दो ना, एक आध कम भी हो जाएगा तो कोई आपको फांसी पे नहीं चढ़ा देगा। लेकिन अपने को मालूम है कि ईयर एंड एडजस्टमेंट होते हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट में एजम्पशन चेंज कर देते हैं, ओमिशन कर देते हैं, एडवांसिंग कर देते हैं, डिलेइंग कर देते हैं ट्रांजैक्शन की। उसके बाद डिस्क्लोजर नहीं करते हैं फैक्ट का, कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स में एंटर हो जाते हैं, ट्रांजेक्शन्स को अल्टर कर देते हैं। दीज ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी सेट। ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो ऑडिट में प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन ऑडिट में प्रॉब्लम आती है कैसे क्वेश्चन के कारण, ये ऐसे क्वेश्चन के कारण जिनमें समझ में ही नहीं आता कि साला है किस जगह का क्वेश्चन। Messrs. Kumar and Company Chartered Accountant were appointed as statutory auditor of PC Limited for financial year 22-23. During the course of audit, one of the partner of CA Kumar observed that there is a misappropriation of asset. किसने पाया भैया? पार्टनर को ही misappropriation of asset मिला in form of theft of entities inventory, and it's perpetrated by the employees in relatively small and immaterial amounts. CA Kumar is concerned with the existence of certain circumstances for increasing the susceptibility of asset to misappropriation. Guide CA Kumar with respect to risk factor related to misstatement arising from. और इस सर ये तो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। अरे यार, तुम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ऑडिट कर रहे हो, एंगेजमेंट पार्टनर को ही मिल गया कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट हुआ है, एंटिटी की इन्वेंट्री एम्प्लॉय के द्वारा निकाली जा रही है स्मॉल एंड इमटेरियल अमाउंट के अंदर। सीए कुमार कंसर्न करता है कि with the existence of certain circumstances for increasing susceptibility of asset to misappropriation. मैं कंसर्न एज एन ऑडिटर कि एमओए के चांसेस तो नहीं है। अब अगर मैं कंसर्न हूं इसलिए कि एमओए के चांसेस तो नहीं है, तो ऐसे कौन से फ्रॉड रिस्क फैक्टर होते हैं जो एमओए से रिलेट करते हैं। तो कल एमओए से रिलेट करते हुए अपन ने बहुत सारे फ्रॉड रिस्क फैक्टर देखे थे। फिर से इस क्वेश्चन के अंदर लिखा जाएगा ऐसे 240 का नाम। दूसरा लिखा जाएगा फ्रॉड्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एक मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। उसके बाद मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट को डिस्क्राइब किया जाएगा कि मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट होने के लिए ऑडिटर को कौन कौन से फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स लगते हैं। फिर उन फ्रॉड रिस्क फैक्टर के अंदर तीन फ्रॉड रिस्क फैक्टर होते हैं। पहला होता है इंसेंटिव या प्रेशर, दूसरा होता है अपॉर्चुनिटी, और तीसरा होता है रेशनल। फिर हमने लिया था कि इंसेंटिव या प्रेशर क्या है। सर मेरी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब है, आई एम इन अ वेरी डिस्ट्रेस्ड फाइनेंशियल पोजीशन, मुझे कंपलसरी ले ऑफ मिलने वाला है, या मुझे कंपलसरी लीव पर भेजा जाने वाला है, या मेरा प्रमोशन नहीं होने वाला, या मेरा इंसेंटिव नहीं बढ़ने वाला, या मैं मेरे दीज ऑल थिंग्स, और या मेरे जो रिलेशन है अपने एम्प्लॉयर से वो बहुत खराब है और मैं उनसे रिवेंज लेना चाहता हूँ। याद आया आपको, कल अपन ने पढ़ा था। और आपने तो सब चार चार बार वीडियो देख रखे, आपको तो बस ये पता होना चाहिए कि लिखना कहाँ है। अपॉर्चुनिटी, बहुत सारा कैश हाथ में दे रखा है, इन्वेंट्री के आइटम स्मॉल साइज के हैं, वैल्यू बहुत ज्यादा है, इजीली कन्वर्टेबल एसेट्स, याद करो।
फिक्स एसेट भी स्मॉल साइज की, वैल्यू ज्यादा है। ये सब क्या है? अपॉर्चुनिटीज है। ऊपर से इनएडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल है। इनएडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी प्रॉपर नहीं है। इंडिपेंडेंट चेक्स नहीं है। रिकॉर्ड कीपिंग पूरी नहीं रखी जा रही। एडजस्टमेंट पूरे नहीं किए जा रहे। इंटरनल चेक सिस्टम ही नहीं है। एक ही एम्प्लॉय को एक ही काम पे ढेर सारे दिन लगा रखा है। अरे 50 चीजें, उसमें से भी दो तीन चीजें लिख दो। फिर रेशनल। रेशनल ये है कि सामने वाला ध्यान ही नहीं दे रहा है। नॉन मॉनिटरिंग, कोई देखने वाला ही नहीं है तो कर लो फ्रॉड, कौन पकड़ रहा है। एंड फ्रीक्वेंटली ऐसा होता रहा, लेकिन मैनेजमेंट तो इग्नोर ही कर देता है इन चीजों। टॉलरेंस ऑफ पेटी थ्रेट थेफ्ट्स को टॉलरेट कर लेते। सर पूरा चार्ट आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन आपको यही समझ में नहीं आता कि लिखना क्या है। देखो वो क्या बोल रहा है। क्यों हमने ये लिखा? क्योंकि वो कंसर्न्ड है विद एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन सर्कमस्टांसेस फॉर इंक्रीजिंग द ससेप्टिबिलिटी ऑफ एमओए। तो जब इंक्रीजिंग द ससेप्टिबिलिटी ऑफ एमओए बोल रहा है, तो एफएफआर रिलेटेड टू एमओए देना है। दैट इज आवर ड्यूटी। अरे कुछ समझ में आया? एवरीवन, आगे बढ़ें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। Arihant Limited was engaged in the business and managing the hotels and resorts, selling tourism packages and performing airline booking for corporate and individuals. It appoints Upadhyay and Company as its statutory auditor for financial year 22-23. While planning the audit, very good. जब आप ऑडिट प्लान कर रहे हैं, audit team decided that risk of improper revenue recognition from hotel business should not be treated as fraud risk. Risk of improper revenue recognition from hotel business should not be treated as fraud risk. This conclusion was based on the assessment of earlier years where no fraud was identified in revenue records from such business. While testing internal financial control over the process of revenue recognition, it was identified that the controls are not properly designed. Very good. To mitigate the risk of fraud and risk of improper revenue recognition. As a result, audit team decided to perform additional substantive procedure. However, the audit team still were to conclusion that there is no fraud in revenue recognition. During the course of substantive testing, it was identified that management did not account for revenue received from corporate hotel booking amounting to 35 crores. These amounts were partially received in company's bank account and partially received in CFO's personal account. The amount received in bank account of the company were disclosed as an advance received against the future booking. In the light of above scenario, kindly guide statutory auditor with respect to their responsibility relating to fraud in an audit of financial state. आहा, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो पूरा ऐसे 240 के जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, देखो एक मिनट, सभी लोग समझो, शरद, मानसी, ममता, सेजल, जस्ट अंडरस्टैंड क्या हो रहा है। आप लोगों से जो गलती होती है लिखने में, वो क्या होती है कि आप जो, और मैंने पहले दिन डे वन जब मैंने राइटिंग प्रैक्टिस सेशन शुरू किया, तभी मैंने आपको बोला था कि बेटा
इस चीज को 2 बार। क्या पूछ रहा, ऊपर जो भी पूछ रहा हूँ वो अपनी जगह। आंसर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होना चाहिए? तो आंसर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस लास्ट 2 लाइन्स से आएगा। जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो लास्ट 2 लाइन्स से आएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट की 2 लाइन क्या कह रही? काइंडली गाइड द स्टेचुटरी ऑडिटर, और क्या पूछा उसने? रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछा। तो मेरे बच्चे, कितनी इजी बात है ये, कि सबसे पहले तो उसने हमसे पूछा है रिस्पेक्ट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड, तो हमको समझ में आ गया कि ऐसे 240 है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में 3 चीजें हैं। आरओएमएमएस असेस करना है, आरओएमएमएस के बारे में सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है, और आरओएमएमएस को रिस्पॉन्स देना है। तो मेरे बच्चे, जितने इंडिकेटर तुमको इस क्वेश्चन में दिए हैं वो सब आरओएमएमएस बता रहे हैं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगा करके भी तुमने जो प्रोसीजर के बाद ऑडिट एविडेंस लिए, वो ऑडिट एविडेंस तुमको चीख चीख के कह रहे हैं कि एमओए भी है और एफएफआर भी है। और अब तुमको क्या करना है? रिस्पॉन्स देना है। आरएपी तो करना ही करना है, उसके बाद आपको रिस्पॉन्स देना है। रिस्पॉन्स में देखो कि फ्रॉड कितने करोड़ का है। 35 करोड़ का है। क्या ये कंपनी है? हाँ, तो फिर 143 सबसेक्शन 12 में मोर देन और इक्वल टू 1 करोड़ का एम्प्लॉय फ्रॉड अगर इंडिविजुअल अमाउंट का है, तो हमें रिपोर्ट भी करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब बेटा, हम कहाँ घूम रहे हैं ये बताओ आप तो। हम पूरे क्वेश्चन में क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को पहले तो हम लिख देते हैं स्टैंडर्ड ऑडिटिंग का नाम और नंबर, और हमको पता चल जाता है कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को डील करना चालू करते हैं, उसी क्वेश्चन की लाइन लेते हैं, उन्हीं को एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसी क्वेश्चन की लाइन लेते हैं, फिर उन्हीं को एक्सप्लेन करते हैं, 2-4 वर्ड डाल देते हैं, इंटरनल कंट्रोल बेकार था, एफएफआर आ रहा है, एफएफआर आ रहा है। लेकिन सर, आंसर का तो स्ट्रक्चर ही नहीं है आपके। ये तो क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव पे बनाया गया क्वेश्चन है कि देख बेटा आरएमएमएस मिली, देख बेटा उसने सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाई, उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस भी मिले कि यहाँ पे फ्रॉड है, अब तू रिस्पांस दे दे। और हम तो दिल्ली के जंतर मंतर पे आंदोलन करने के लिए तैयार है बिल्कुल, कि आपने हमको नंबर नहीं दिया, हमने तो ऐसे का नाम भी लिखा था, नंबर भी लिखा था, जो आपने मॉड्यूल में दिया वो भी लिखा था। अरे यार, तुम फालतू बातें करते हो। कितना सिंपल क्वेश्चन। अब आप देख रहे हो अभी तक जितने फ्रॉड के क्वेश्चन किए, उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन 3 ही कैटेगरी के क्वेश्चन आ रहे हैं। या तो एफएफआर और एमओए पूछ रहा है, या ये ऑब्जेक्टिव के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर रिलेटिंग टू फ्रॉड पूछ रहा है। इस 30 3 के अलावा चौथा क्वेश्चन ही नहीं आ रहा भाई साहब। आप मुझे बताओ, आप क्यों ऑडिट के बड़े बड़े पुलिंदे ले करके और बैठे हो? ये टेल मी वन थिंग। 5 रंग की 5 किताबों को एक एक बार पढ़ने की बजाय इंस्टीट्यूट के एक रंग की एक किताब को 5 बार पढ़ो ना यार। इंटरमीडिएट से समझा रहा हूं पर समझते नहीं हो आप। और बड़ी हास्यास्पद बात यह है कि आप जितने भी लोग इकट्ठे हो, और मेरा स्टाफ उनसे अगर ये पूछ रहा है कि भैया आप ये क्लास ज्वाइन कर रहे हो, देन आपने क्या किया है, तो वो सबका यही कहना है कि हमने पूरे पेन ड्राइव क्लासेस ले रखी हैं और वो पूरी पढ़ रखी। तो पेन ड्राइव क्लासेस पढ़ना बेटा एक रेफरेंस, मेहनत तो अपने को करनी पड़ेगी। ये गूगल ड्राइव पेन ड्राइव आपको, मेरे भी आप ले लोगे, मेरा भी कोर्स ले लोगे, तो मेरे कोर्स में मैं कोई आपको ये थोड़ी बोल दूंगा कि आप हो गया सब। राइटिंग प्रैक्टिस सेशन तो
इसीलिए लिया कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस तो कराऊं। हालांकि क्लास में हम क्वेश्चन कराते हैं, बट इम्पोर्टेंट ये है कि आपको अप्रोच लेनी पड़ेगी क्वेश्चन की, और वो कब आएगी, जब आपने खुद सारी चीजें सॉल्व की हो। इसलिए मैं आपसे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, और ये होमवर्क है और ये बिल्कुल कर लेना। इससे कितनी चीजें हो गई देखो, एक तो ये पता चल गया कि ऐसे 240 के कौन कौन से पोर्शंस हैं जिन पर क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हैं ऐसे 240 के क्वेश्चंस आने के लिए बैठे हुए। आज ये पूरे हो जाना चाहिए। इज दैट क्लियर? चलिए, अब बढ़ते हैं और आगे। ऐसे 240 के बाद उन्होंने लिया ऐसे 250, कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटा यहां पर बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ऐसे 250 का पूछा जा रहा है या नोक्लार का पूछा जा रहा है। अगर कोड ऑफ एथिक्स के अंदर आया है तो ये क्वेश्चन नोक्लार का भी हो सकता है, एकदम से 250 पे जाने की जरूरत नहीं है। डोंट जंप ऑन अ कंक्लूजन कि ये स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 250 है, जबकि पता चले कि दैट क्वेश्चन रिलेट्स टू नोक्लार, है ना। तो जब नोक्लार पढ़ाऊंगा तब वहां पर आपको और क्लियर करूंगा कि कब ये पहचानो कि ये क्वेश्चन न्यूक्लियर का है या ये क्वेश्चन नॉन कंप्लायंट कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है। सो ऐसे 250 कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ने पहले ही डेफिनेशन बताई कि नॉन कंप्लायंस का मतलब होता है या तो आप ओमिट कर देते हो या आप कमीशन करते हो। ओमिशन मतलब लॉ लगाना भूल जाना, कमीशन मतलब लॉ का मिस इंटरप्रिटेशन करना। मिस इंटरप्रिटेशन करने को अपन क्या बोलते हैं? कमीशन। और नॉर्मल को क्या बोलते हैं अपन? भूल ही जाने को अपन क्या बोलते हैं? कमीशन। तो ये हुआ कमीशन, ये हुआ कमीशन बाय द एंटिटी अंडर ऑडिट। आइदर इंटेंशनली भी हो सकता है और अनइंटेंशनली भी हो सकता है, विच इज कॉन्ट्रेरी टू प्रिवेलिंग लॉज एंड रेगुलेशन। अभी चल रहे लॉज एंड रेगुलेशन से कॉन्ट्रेरी है। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अगर अपने पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर कोई गड़बड़ की है या उन्होंने अपने पर्सनल जीएसटी के अंदर कोई गड़बड़ की है तो पर्सनल मिसकंडक्ट ऑफ एम्प्लॉय और मैनेजमेंट जो है वो यहां नहीं आता। ये हमने लिया। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि किसी भी स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसका ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि जब हम केस स्टडी को अप्लाई करते हैं तो वहां पर ये चीज ज्यादा सामने आती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन जिनका डायरेक्ट इफेक्ट है ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल अमाउंट एंड डिस्क्लोजर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और दूसरा, टू परफॉर्म स्पेसिफिक प्रोसीजर to help in identifying the instances of non-compliance with other laws and regulation that may have material effect on financial statement. And then third is to respond appropriately. अब बेटा लिखने में सबसे बड़ी गलती जो हमसे होती है इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स के लिए वो ये होती है कि हमें यही तमीज नहीं है कि हम जिस पर्टिकुलर लॉज एंड रेगुलेशन की बात कर रहे हैं वो लॉज एंड रेगुलेशन का डायरेक्ट इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे था, ये वो वाला गड़बड़ है केस स्टडी में दी हुई है, या ये वो वाली गड़बड़ है जो अदर नॉन कंप्लायंस के बारे में बात करती है, अदर लॉज के बारे में बात करती है। देखो, आपने जिससे भी पढ़ा होगा उसने आपको दो बातें बहुत क्लियरली बताई होंगी कि देखो बच्चे, दो बातें हैं, एक होते हैं मेन लॉज एंड रेगुलेशन और एक होता है अदर लॉज एंड रेगुलेशन।
मेन लॉज एंड रेगुलेशन जो होते हैं वो मेन लॉज एंड रेगुलेशन का जिनका डायरेक्ट इफेक्ट होता है कहाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, जैसे इनकम टैक्स है, जीएसटी है, पीएफ है, ग्रेचुटी है, इनका डायरेक्ट इफेक्ट है। अगर ये नॉन कंप्लाई हुए तो प्रोविजन ही गड़बड़ा जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। लेकिन फैक्ट्रीज एक्ट है, पॉल्यूशन एक्ट है, क्वालिटी कंट्रोल्स हैं, चाइल्ड लेबर एक्ट है, ये हो गए अदर लॉस। अगर इनका कंप्लायंस नहीं हुआ तो क्या होने वाला है, तो पेनल्टी लगने वाली है। तो ये दो बातें आपको हर टीचर ने बताई हैं जहां भी आप पढ़े हैं। ऑल आर डूइंग वेरी गुड हार्ड वर्क। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर एक तरफ जो है वो है लॉज एंड रेगुलेशन विच हैव डायरेक्ट इफेक्ट, और एक तरफ है लॉज एंड रेगुलेशन विच हैव अदर लॉज एंड रेगुलेशन। अब इतनी तमीज हमें होनी चाहिए लिखते समय कि हम पहचान पाए। कारण क्या है कि जो मेन लॉज एंड रेगुलेशन है उनके लिए मुझे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है। आरएपी लगाना है, एफएपी लगाना है, ओएपी लगाना है, साथ में सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है कि ये सब सही हुआ है या नहीं। देखो, जिसने भी आपको पढ़ाया उसने बताया होगा कि फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स का प्रोविजन सही है या नहीं, ग्रेजुटी का प्रोविजन सही है या नहीं, जीएसटी का प्रोविजन सही है या नहीं, इनपुट टैक्स क्रेडिट सही ली गई है या नहीं ली गई है, प्रोविडेंट फंड सही लिया गया है नहीं लिया गया, उसके लिए आरएपी भी लगाओ, एफएपी भी लगाओ, ओएपी भी लगाओ, अदर ऑडिट प्रोसीजर, इंक्वायरी एंड ऑल दैट, एंड सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट लो कि चालान सही भरा गया है, टीडीएस सही कटा है, अकाउंट में सही डेबिटेड किया गया है, एम्प्लॉय बेनिफिट में जोड़ा गया है, प्लान्ड एसेट्स में इन्वेस्ट किया गया है, एक्चुअल वैल्यूएशन प्रॉपर हुआ कि नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 50 सब लगा दिया होगा। चाइल्ड लेबर एक्ट में क्या करूं, मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लूं कि तुम्हारी तरफ से कोई नॉन कंप्लायंस नहीं है, डिपार्टमेंटल फाइल उठा के देखूं कोई नोटिस तो नहीं आया, लीगल काउंसिल से जाके बोलूं कि भैया कोई ग्रेच्युटी वायलेशन तो नहीं है। हाँ, तो ये जो तीन प्रोसीजर है, ये तो सिर्फ इंक्वायरी 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 हो रही है। और अगर इंक्वायरी का रिस्पॉन्स आता है तो फिर फर्दर जाता हूँ। यानी बहुत क्लियर है, मैं यहाँ पर सिर्फ स्पेसिफिक प्रोसीजर लगाकर ये पता लगाना चाहता हूँ कि कोई नॉन कंप्लायंस तो नहीं है। और यहाँ मैं कंप्लायंस के सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना चाह रहा हूँ। दोनों में अंतर है। एक में मैं सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना चाहता हूँ कंप्लायंस का, और एक तरफ सिर्फ मैं स्पेसिफिक प्रोसीजर लगाकर ये देखना चाहता हूं कि कहीं कोई नॉन कंप्लायंस तो नहीं है। अगर इन दोनों में आपको अंतर मालूम नहीं है ना भाई साहब, तो फिर आपने ऐसे 250 पढ़ा नहीं है, सिर्फ उसका ट्रांसलेशन किया है। दोनों में अंतर समझ में आया। एक में मैं सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले रहा हूं कि कोई नॉन कंप्लायंस नहीं है, कंप्लायंस है। और एक में मैं अदर ऑडिट प्रोसीजर लगाकर, स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर लगाकर सिर्फ ये पता लग रहा हूँ कि देखना है कहीं कोई नॉन कंप्लायंस तो नहीं है। एक जगह पूरी प्रोसीजर इसलिए डायरेक्ट हो रही है कि कंप्लायंस है कि नहीं, और एक जगह सिर्फ ये बताया जा रहा है कि देखना जरा कोई नॉन कंप्लायंस तो नहीं है। एवरी टीचर, जहां तक मेरा नॉलेज है, वो ये बताएगा, एंड देन यू हैव टू रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली। ऑडिट प्रोसीजर क्या लगाऊं, कब, मेन मेन के लिए। मेन में मैं क्या करूंगा, अंडरस्टैंड करूंगा एंटिटी को, एंटिटी के बिजनेस को, प्रिंसिपल लॉज एंड रेगुलेशन कौन से हैं, अदर लॉज एंड रेगुलेशन कौन से हैं, कैसे एंटिटी कंप्लाई करती है उसके साथ, रिस्क का नॉन कंप्लायंस एज पर नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्री कितना है। फिर मैं अपनी ऑडिट प्रोसीजर लगाऊंगा सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिटेंस लेने के लिए कि लॉज एंड रेगुलेशन प्रॉपर्ली कंप्लाई हो रही है कि नहीं। इनकम टैक्स पेबल देखूंगा, जीएसटी पेबल देखूंगा, पीएफ पेबल देखूंगा, ग्रेच्युटी पेबल देखूंगा, बोनस पेबल देखूंगा, सब देखूंगा। उसके बाद मैं अप्लाई करूंगा स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई करने के लिए कि अदर लॉज के साथ तो नहीं हो रहा है। उस अदर लॉज के से मैं मैनेजमेंट से इंक्वायरी करूंगा कि लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं। मैं करस्पॉन्डेंस विद द रेलेवेंट अथॉरिटीज देखूंगा। अदर कंसिडरेशन में मेरे को प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखना है, मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेना है। इतने काम मेरे को करना पड़ता है। ये है मेरा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 250। ओए, सो तो नहीं गए?
समझ में आ रहा है? दिस वाज ऐसे 250। तो आइए 250 पे ब्लम लगा लेते हैं। ना लिखते समय क्या ध्यान रखना है? आइए, you are auditor of a social media company. Of late, government has tightened noose around the companies operating in this segment by bringing in a maze of regulatory legislation to protect the interest of the users. How you can proceed to verify that company is complying with new regulatory requirements? Besides, what does above situation underscores you to as an auditor? हाँ मेरे बच्चों, लगाओ दिमाग। लो दिमाग लाओ। क्या लिखना चाहो? सर, maze of regulatory legislation to protect the interest of the users। पहले ये बताओ कि ये लॉज एंड रेगुलेशन जो आप लेके आ रहे हो, जो ये लेकर के आ रहे हैं, ये लॉज एंड रेगुलेशन डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रहे हैं या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रहे हैं? पहले तो ये तमीज सीखी जाए। ये डायरेक्ट इफेक्ट है कि इनडायरेक्ट इफेक्ट है? मुझे पहले ये डिसाइड करके दो। सेजल का कहना है कि सर ये डायरेक्ट इफेक्ट। व्हाट अबाउट मानसी, ममता, हेतल? बताओ बताओ शरद, क्या क्या बोलते हो? सभी कह रहे हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट क्यों है ये बताओ? डायरेक्ट क्यों है ये बताओ? उनका कहना है कि हम इनकी नाक नकेल कसना चाहते हैं, टाइटन नूज अराउंड कंपनीज, और यूजर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। यानी यूजर के साथ कुछ गलत हो ना जाए, इसको हम चाहते हैं। अगर इन्होंने ये लॉज एंड रेगुलेशन फाइल नहीं किए ना, तो साला इनका गोइंग कंसर्न खत्म कर देंगे अपन। जैसे अपन ने टिकटॉक बैन कर दिया, जैसे अभी टेलीग्राम को बैन करने की बात चल रही थी। तो जब बात गोइंग कंसर्न पे आ जाएगी, तो उसको आप क्या बोलोगे? इट हैज अ डायरेक्ट बेयरिंग ऑन। तो अब इसमें लिखना क्या है? मेरे और आपके लिखने के लिए बचा क्या है? पहले तो आपको लिखना है ऐसे 250 का नाम, फिर आपको लिखना है उसका ऑब्जेक्टिव, फिर आपको कोरिलेट करना है इस क्वेश्चन को, और कहना है कि इसकी डायरेक्ट बेयरिंग है। और जब डायरेक्ट बेयरिंग है, तो फिर ऑडिटर को अपनी आरएपी, अपनी एफएपी पूरी लगानी चाहिए। एफएपी में सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स लगानी चाहिए, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल्स दोनों लगाई जाए। ये तो आपकी एस 500 की जनरल नॉलेज है, जिसके सहारे आपने पूरे स्टैंडर्ड ही पढ़ डाले। सिंपल।
क्या इसमें फ्रॉड रिस्क फैक्टर की बात भी डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हो, किसने मना किया? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, discuss why potential effect of inherent limitations of an auditor's ability to detect material misstatement described in essay 200 are far greater in respect of non-compliance with laws and regulation. हे भगवान, ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया? अंडरस्कोर का क्या लिखा है? क्या लिखा अंडरस्कोर? व्हाट डज द अबो सिचुएशन अंडरस्कोर्स यू एज एन ऑडिटर? इसी के लिए तो मैंने बोला आपको कि आप इसको बता दो कि ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर लगता है, तो अपनी पूरी डायरेक्शन जो है वो उस तरफ कर दो। बाकी अंडरस्कोर्स मतलब वही पूरी चीजें जितनी आपने लिखी वही है। आपको एडिशनल अंडरस्कोरिंग के बारे में लिखना है तो आप लिख सकते हो रिगार्डिंग फ्रॉड रिस्क। दैट्स इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, discuss why potential effect of inherent limitations of an auditor's ability to direct material misstatement described in essay 200 are far greater in respect of non-compliance. Inherent limitations मतलब ऑडिटर्स इनेबिलिटी टू डिटेक्ट फ्रॉड, यही बोलेंगे ना? इनहेरेंट लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है? ऑडिटर्स इनेबिलिटी टू डिटेक्ट material misstatement due to fraud or error, वो ज्यादा है इस केस में नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस में। ऐसा क्यों है? पहली बात, मैं यहां लिखूंगा एस 250 का नाम और उसके बाद मैं लिखूंगा इफेक्ट्स। इफेक्ट्स में मैं लिखूंगा देयर आर टू टाइप ऑफ लॉस, दो तरीके के लॉ होते हैं। एक जो डू नॉट, एक जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं किसको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फिगर्स को। और एक जो डज नॉट अफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आइटम्स। ओके, बट मे अफेक्ट in form of going concern, in form of hefty penalties, in form of penalty and prosecution. Second thing, laws and regulations are not transactions. Non-compliance of laws and regulation is an event and it can be concealed also. इतनी बात तो आपको मन से लिखनी पड़ेगी कि लॉज एंड रेगुलेशन जो है वो कोई ट्रांजेक्शन थोड़ी है। चाइल्ड लेबर एक्ट कोई ट्रांजेक्शन थोड़ी है। फैक्ट्रीज एक्ट कोई ट्रांजेक्शन थोड़ी है। अगर कोई नॉन कंप्लायंस है तो दैट इज ओनली व्हाट इट इज। अगर कोई नॉन कंप्लायंस है तो दैट इज नथिंग बट एन इवेंट। इवेंट तो मैनेजमेंट कंसील नहीं कर सकता है। तो ये एक रिस्क और ज्यादा बढ़ जाती है जब हम नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन की बात करते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि जब हम लॉज एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं तो लॉज एंड रेगुलेशन का इंटरप्रिटेशन मैं और
एज एन ऑडिटर हम करें और एज अ मैनेजमेंट अगर करें तो ये तो मैटर डिस्कशन का मैटर है। अल्टीमेटली तो कौन देखता है कि लॉज एंड रेगुलेशन पूरा हुआ या नहीं, दैट इज डिसाइडेड बाय कोर्ट। तो जब भी ऐसी बातें भी उठती है ना, जैसे ऑडिट में कि नॉन कंप्लायंस है, तो मैनेजमेंट अपने चार तर्क दे देता है, ऑडिटर अपने चार तर्क दे देता है, लेकिन दोनों कुछ फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुंच पाते, क्योंकि अल्टीमेट डिसीजन तो कोर्ट का ही होगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ तो कोर्ट ही देगा। तो ये मामला कुल मिलाकर के रिस्की हो ही जाता है। ये मामला मिलाकर के रिस्की हो जाता है। देखो, आउटपुट पर कंसंट्रेट करो, ग्रेटर रिस्क नॉन कंप्लायंस में क्यों है, तो उसे समझाओ कि ग्रेटर रिस्क नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन में क्यों है। क्योंकि कुछ लॉ डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, कुछ इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, और कुछ इनडायरेक्टली इतने ज्यादा अफेक्ट कर सकते हैं कि वो आपके गोइंग कंसर्न को अफेक्ट कर सकते हैं, हेफ्टी पेनल्टी दे सकते हैं। फिर लॉज एंड रेगुलेशन कोई ट्रांजेक्शन तो होते नहीं है कि जो ओमिट कर दिए जाएं या मैनिपुलेट कर दिए जाएं, ये तो इवेंट होते हैं जो रिकॉर्ड भी हो सकते हैं, नहीं भी रिकॉर्ड हो सकते हैं, और फिर जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो भी मिसअप्रोप्रिएट हो सकती है। तीसरी बात, लॉ के इंटरप्रिटेशन की अगर गलतियां निकलती भी हैं तो मैनेजमेंट जो है वो आर्ग्यू कर सकता है, और मैनेजमेंट के आर्ग्यूमेंट और ऑडिटर के आर्ग्यूमेंट के होने के बाद हो सकता है ऑडिटर उस चीज को ड्रॉप कर दे कि भाई मैनेजमेंट सही ही कह रहा होगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को कन्विंस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो लॉज एंड रेगुलेशन के इंटरप्रिटेशन की जिम्मेदारी जो होती है वो किसकी होती है, कोर्ट की होती है। तो इसलिए इन सारे कारणों के कारण ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है कि कोई मिस स्टेटमेंट नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन का छूट जाए हमारे पकड़ में आने से। समझ में आया बच्चों, क्या गलती होती है अपने से? अपन क्या होता है, वो जो आउटपुट होता है ना उसको देखते ही नहीं, अपन को तो है उछल जाते एकदम, ओ नॉन कंप्लायंस हो गया और ऐसे 200 हो गया, तो चलो ऐसे 200 ही लिख देते हैं। फिर क्या होता है, ऐसे 200 की इनहेरेंट लिमिटेशन का एक पॉइंट जो अपने को दे रखा है लॉज एंड रेगुलेशन में, अपन वही लेके बढ़ जाते हैं, बोले हाँ इसी को बड़ा कर देते हैं, कुछ बोल 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 बोल, तो थोड़ी काम चलेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हो। चलिए, अगला क्वेश्चन कर। सीए आनंद एक एंगेजमेंट पार्टनर है ऑडिट असाइनमेंट के लिए एनएचटी लिमिटेड में, एंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन एंड स्टील बार्स। वेरी गुड। Company has its plant in the state of Sikkim. Wow. While verifying the wages record of the company, C. Anand found that maximum of the labor employed in the plant of the company was child labor. He questioned the management of the company about the same, to which the management replied that looking into compliance of such law is outside his scope of financial audit. Give your comment. अरे मालिक, अपने को तो खाली ऐसे 250 लिखना है, साथ में लिखना है ऐसे 250 का ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में अंडरलाइन करना है मेन लॉ, अंडरलाइन करना है अदर लॉ, फिर अदर लॉ के रिपरकेशन के बारे में लिखते हुए इस क्वेश्चन को लिखना है कि भैया चाइल्ड लेबर भी हमारे ही डोमेन में आता है। इतनी सी बात थी। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वो कहाँ कहाँ दिया हुआ है, देखा आपने? टेस्ट योर नॉलेज में आरटीपी मई 18, एमटीपी मई 20, एमटीपी अप्रैल 21, एमटीपी मार्च 23। यत्र तत्र सर्वत्र घूम रहा है वो, किस भी दिन पेपर में आके टपक जाएगा। बदलेगा मतलब लैंग्वेज बदलेगा, कंटेंट ही रहेगा। तो लिख लोगे इस 10वें नंबर के क्वेश्चन को बच्चों? अरे हेलो, आगे बढ़ू। बेटा इसको डायरेक्ट इफेक्ट क्यों नहीं माना, क्योंकि चाइल्ड लेबर से रिलेटेड
क्या चाइल्ड लेबर को दी गई वेजेस मिस स्टेटमेंट है? नहीं, चाइल्ड लेबर को दी गई वेजेस मिस स्टेटमेंट नहीं है। चाइल्ड लेबर एंगेज करने के कारण जो पेनल्टी लगेगी वो पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट है, जिसकी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी शो होनी चाहिए अगर शो कॉज नोटिस आ जाए। सीरियस नॉन कंप्लायंस। चलिए, FAS Insurance Broker Limited is a leading online insurance intermediary. During the year, Director General of GST Intelligence has issued a notice to the company for allegedly creating a fictitious invoice for marketing and sales service amounting to rupees 50 crore in favor of non-life insurance companies. The premises of company were also searched during the year by DGCI officials. The matter was informed to IRDA by DGCI for violation of norms and regulations in this regard. Does the above situation has any bearing on your responsibility as a statutory order of the company? Outline briefly the context of possible non-compliance with law by the company. वाह, क्या क्वेश्चन! अब आप मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ, खाली पॉइंट्स लिख के दे दो कि आप क्या क्या पॉइंट्स लोगे। व्हाट पॉइंट्स यू विल कंसीडर इन दिस क्वेश्चन नंबर 11। खाली मेरे को चैट बॉक्स पे अपनी एक ही चैट दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि बार बार चैट दे रहे, उस एक ही चैट में मुझे पॉइंटर बना के दे दो कि सर मैं ये लिखूं। आई एम वेटिंग, मैं भी देखूं कितना दिमाग चला। आए भैया आए। देखो बच्चों, जो गलती होती, मैं तुमको बार बार कह रहा हूं कि आखिरी की दो लाइन को चार बार पढ़ो। अब तुम सबने यहाँ लिख दिया ना, है ना? अब इस लाइन को एक बार, इन दो लाइनों को एक बार फिर पढ़ो। तुम सबने लिख दिया, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ इन दो लाइनों को वापस पढ़ो। Does above situation has any bearing on your responsibility as statutory auditor? बाबू, एसिड 250 का तो नाम आ जाएगा, लेकिन यहां पर अब ऑब्जेक्टिव मत लिखना,
क्योंकि यहां पर आइडेंटिफाइड या सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाई हो चुका है और तुमने नहीं किया। तुम्हें तो पहले ही ये इंफॉर्मेशन मिल गई है कि यहाँ आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस है। समझ में आया? और ये आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस फ्रॉड के नेचर का है। और चूंकि ये फ्रॉड के नेचर का है, इसलिए सबसे पहले आप मैनेजमेंट एंड दोस्त शायद विद गवर्नेंस से डिस्कस करोगे। मैनेजमेंट एंड दोस्त शायद विद गवर्नेंस से क्या करोगे? एक डिस्कशन करोगे कि भाई ये मैटर का तुम लोग क्या कर रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे दिखा रहे हो इसको? कॉन्टिजेंट लायबिलिटी दिखा रहे हो, प्रोविजन दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो? Then I will apply my audit procedure to obtain sufficient and appropriate audit evidence that इसका जो presentation और disclosure है, ये proper हुआ है या नहीं हुआ है? क्या इस नॉन कंप्लायंस के आइडेंटिफिकेशन की ड्यूटी मेरी किसी लॉज एंड रेगुलेशन में है 143(12) में? भले ही सेबी ने कहीं भी ओ डीजीसीआई ने कहीं भी भेज दियो, मेरी जिम्मेदारी है क्या एमसीए को बताने की? भाई साहब, आपसे पूछा क्या था? कुछ समझ में आया? आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस होगा तो मैं सीधे सीधे मैनेजमेंट से जाकर दोस्त चैट विद गवर्नेंस से जाके बात करूंगा, उनसे कहूंगा कि ये क्यों हुए, इनके इंटरनल कंट्रोल के अंदर जो लैप्सेस थे वो आपने सुधार लिए, इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर का आप क्या कर रहे हो, उसके बाद मैं सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लगा के देखूंगा कि ये जो मैनेजमेंट मुझे बोल रहा था कि इन्होंने प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर एफआरएफ के अकॉर्डिंगली कर लिया है, वो कर लिया है या नहीं कर लिया, फिर मैं इवेल्युएट करूंगा कि कहीं इस नॉन कंप्लायंस की मेरी कोई ड्यूटी है कि मुझे इसे कहीं रिपोर्ट करना है, तो मैं करूंगा। साथ में आप अगर चाहो तो कारों के अंदर भी लिख सकते हो फ्रॉड ऑन द कंपनी और बाय द कंपनी, वो डाल सकते हो। दोनों है ना बेटा, दोनों की देनी पड़ेगी। SA 250 भी है और SA 240 भी है, दोनों मिक्स होके आ गए। दोनों मिक्स होके आ गए तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी है देने के लिए। कहाँ दिक्कत है? दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। कुछ समझ में आया? खाली स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का नाम लिख के और उसी क्वेश्चन को गपड़ तपड़ करके कुछ भी लिख देने से नंबर नहीं मिलते हैं मालिक। आधे से ज्यादा इंडिया बस इसी में खुश हो जाता है कि उसको स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का नाम याद आ गया। एंड टाइम पे एग्जाम में मेरे नाम याद आ गया और मैंने नाम लिख दिया, और फिर मेरे को ऑब्जेक्टिव भी याद आ गया, मैंने ऑब्जेक्टिव भी चेप दिया। उसके बाद मैंने उस ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन के साथ लपेट लपेट के घुमा घुमा के सब दे दिया। तूने आखिरी की 2 लाइन पढ़ी क्वेश्चन की? यार वो नहीं देखी मैंने। तो फिर क्या देखा? मतलब कुछ भी लिख दोगे तो क्या नंबर दे देंगे? आधे से ज्यादा इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो इस कॉन्फिडेंस में है कि उन्होंने इंग्लिश में लिखा है तो सही लिखा है। चलिए, अगली बात करते हैं। CA Abhinandan is an auditor of KM Private Limited. During the course of audit, CA Abhinandan becomes aware of an information concerning an instance of non-compliance or suspected non-compliance with laws and regulation. Being a senior partner of CA Abhinandan, guide him regarding audit procedure to be followed when non-compliance is identified or suspected.
आपने सबने पढ़ रखा है ऐसे 250 के अंदर कि जब भी सस्पेक्टेड या आइडेंटिफाइड नॉन कंप्लायंस होता है, हमको क्या करना है? सबसे पहले अंडरस्टैंड करो भाई साहब की नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंस क्या है। फिर फर्दर इवेल्युएशन करो कि उसका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या पड़ता है। और अगर मैटर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट बहुत मटेरियल है तो मैनेजमेंट एंड दोस्त शायद विद गवर्नेंस से डिस्कस करो कि लॉज एंड रेगुलेशन में आगे नॉन कंप्लायंस नहीं होगा, उसके लिए उन्होंने क्या किया है और करंट नॉन कंप्लायंस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरीके से प्रेजेंट और डिस्क्लोज किया है। इसके बाद ऑडिटर अपनी ऑडिट प्रोसीजर लगा करके देखेगा, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेके देखेगा कि क्या नॉन कंप्लायंस का प्रॉपर प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर हुआ है। और ऑडिटर ये भी देखेगा कि अगर अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना है तो क्या वो भी उसकी ड्यूटी में आता है। देखो, आरटीपी कुछ भी लिखे, एमटीपी कुछ भी लिखे, तुम्हें कंसेप्चुअली लिखना है। ऐसे 250 का नाम लिखना है। ऐसे 250 में रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखना है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी वाली लिखना है? जब आइडेंटिफाइड या सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस हो तो क्या करना? सबसे पहले उस नॉन कंप्लायंस को इवेल्युएट करना और वो क्यों हुआ उसके रीजन पता लगाना। इवैल्यूएट करने के बाद देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे उस इवैल्यूएशन का क्या इम्पैक्ट है और उस रीजन को मैनेजमेंट ने दूर किया कि नहीं किया। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर उसका प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर जो मैनेजमेंट को करना था, मैनेजमेंट ने उसका प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से किया है या नहीं किया है, वो देखना। और फिर मैनेजमेंट से ये पूछना कि उन्होंने इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स में बढ़ाया है या नहीं बढ़ाया है रिगार्डिंग कि आगे ऐसा नॉन कंप्लायंस ना हो। That's it। इतनी बातें हमें करनी पड़ेंगी रिगार्डिंग ऑडिट प्रोसीजर टू बी फॉलोड व्हेन नॉन कंप्लायंस इज आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पीक्यू लिमिटेड एक लिस्टेड एंटिटी है, वो बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेशल केमिकल्स में है। कंपनी ने अपॉइंट किया सीए जैज को एज अ सीएफओ ऑफ द कंपनी। Zaz is concerned about compliance with provisions of laws and regulation that determine the uh, reported amounts and disclosures in financial statement of PQ Limited that determines मतलब directly affecting the financial statement. Accordingly, CSS want to implement such policies and procedures that can assist him in prevention and detection of non-compliance with laws and regulation. Help CSS by citing examples of such policies and procedure. क्या पॉलिसी और प्रोसीजर लगानी चाहिए जब हम नॉन कंप्लायंस की बात करते हैं? आपको ऐसे 250 में मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में थोड़ी चर्चा की गई थी जब आपको पढ़ाया गया था। सबसे पहले मैनेजमेंट से पूछो कि मैनेजमेंट तुम्हारे खुद के इंटरनल कंट्रोल्स क्या इस लायक हैं कि वो नॉन कंप्लायंस को पकड़ सकते हैं। और इस पूछताछ में हम ये पूछ सकते हैं कि क्या एंटिटी ने ऐसा कोई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिजाइन, इम्प्लीमेंट और मेंटेन कर रखा है। पहले तो हम देंगे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 250 का नाम। फिर हम देंगे compliance with laws and regulation is responsibility of management and those charged with governance।
दूसरी बात तो अपन ये दे देंगे कि कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट एंड दोस्त शायद विद गवर्नेंस की है। फिर दे देंगे कि मैनेजमेंट एंड दोस्त शायद विद गवर्नेंस इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल लगाकर रेगुलेट कर सकते हैं। फिर उन इंटरनल कंट्रोल के लगाने के बारे में बातें हम करें कि पहले मैनेजमेंट को डिजाइन करना चाहिए, इंप्लीमेंट करना चाहिए और मेंटेन करना चाहिए एक इंटरनल कंट्रोल जो आइडेंटिफाई कर सके सस्पेक्टेड और हैपेंड नॉन कंप्लायंसेस को। फिर उस इंटरनल कंट्रोल को प्रॉपरली मॉनिटर किया जा सके, मॉनिटरिंग ऑफ दैट। इसके बाद एम्प्लॉयज के अंदर एक कोड ऑफ कंडक्ट लाया जा सके, जिस कोड ऑफ कंडक्ट में ये बोला जा सके कि अगर नॉन कंप्लायंस हुआ ना तो बाबू तेरी सैलरी में से पैसा कटेगा। एम्प्लॉयज को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए कि आपको नॉन कंप्लायंस की पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है। एग्जाम्पल सेट किए जाए, जिन्होंने कंप्लायंस किया उनको एनकरेज किया जाए, जिन्होंने नॉन कंप्लायंस में ध्यान नहीं दिया उन्हें डिस्करेज किया जाए बाय टेकिंग पेनल्टी। देन लीगल एडवाइजर्स को रखा जाए और उनसे मॉनिटरिंग करवाई जाए। कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करो भैया, वकील साहब अपॉइंट करो, कुछ तो करो। फिर स्टेचुटरी कैलेंडर बना लो, रजिस्टर रख लो, कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशन की चेकलिस्ट बना लो। 50 ही है यार, कुछ भी कर सकते हैं। और ये सब आपकी पड़ी होगी। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैनेजमेंट इन दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को इंटरनल कंट्रोल लगाना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ता है, एम्प्लॉयज को ट्रेन करना पड़ता है, एम्प्लॉय गलती करें तो एग्जाम्पल सेट करना पड़ते हैं, एम्प्लॉय अच्छा काम करे तो इनकरेज करना पड़ता है, लीगल एडवाइजर को रखना पड़ता है, स्टेचुटरी कैलेंडर बना के रखो कौन सा रिटर्न कब जाना चाहिए, स्टेचुटरी रजिस्टर बना के रखो कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशन करना है। उसके बाद और लिखो, अपडेशन होना चाहिए प्रॉपर, कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशन में चेंज हुए हैं या अमेंडमेंट हुए हैं उनका प्रॉपर अपडेशन होना चाहिए। दैट इज ऑल रिक्वायर्ड अंडर क्वेश्चन नंबर 13। ऐसे 250 में कितने टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, डायरेक्ट इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, डायरेक्ट बियरिंग, इनडायरेक्ट बियरिंग। चार के अलावा पांचवा क्वेश्चन मिल जाए तो बता देता। फिर भी आदमी बह रहा है घूमता है तो अब इसका कोई क्या करे। हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। CA Paras has been appointed as Chief Financial Officer of Prashant Limited. In this role, CA Paras is tasked with the responsibility of ensuring that company's entities' operations are conducted in accordance with relevant laws and regulation. As a part of his duty, CA Paras is emphasizing the importance of adhering to all applicable laws and regulations that could impact on entities' specific disclosures in. Okay. Additionally, he is focusing on compliance with laws and regulations that dictate the appropriate financial reporting framework of for the company. CA Paras is also highlighting the significance of avoiding any non-compliance as certain laws and regulations may impose penalties in the event of violation. Now, CA Paras want to implement policies and procedures in the entity that can assist the prevention and detection of non-compliance with laws and regulations. Help CA Paras by citing the example of such policies and procedures. अभी तो बताइए।
अरे अभी तो बताइए, यही सारी पॉलिसीज और प्रोसीजर जो ऊपर लिखी हुई थी, यही सारी पॉलिसीज और प्रोसीजर मैनेजमेंट की है। अब एक मिनट, सीए पारस कौन था? सीएफओ था, तो ऑडिटर तो था ही नहीं। अब हमारे महान बच्चे हैं, और बोले नॉन कंप्लायंस, और बेहतरीन नॉन कंप्लायंस है, लिख दो पहले, तो नाम नाम लिख दिया, फिर उसका ऑब्जेक्टिव लिख दिया। क्यों? मास्टर ने बोला था कि ऑब्जेक्टिव तो चेप के आना ही है, तो ऑब्जेक्टिव चेप दिया। हाँ, ऑब्जेक्टिव चेप दिया ऑडिटर का। ऑडिटर का क्वेश्चन ही नहीं है, बावले आदमी। ऑडिटर दिख रहा है तेरे को यहाँ? क्वेश्चन ही ऑडिटर का नहीं है यार, तू थोड़ा तो अकल लगा भाई। क्वेश्चन सीएफओ का है, सीएफओ मैनेजमेंट का पार्ट है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछ रहा है, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव लिख के आ रहा है, और फिर बोलता है मेरे को नंबर नहीं देते हैं यार, चलो जंतर मंतर आंदोलन करेंगे यार, रोड पे बैठ के तीन चार पांच टीचर को और इकट्ठा कर लेते हैं। ऑडिट की कॉपियां ढंग से नहीं जच रही है। अरे पागल आदमी, लिख तो सही ढंग से। पूछा क्या, लिखे क्या, और फिर आंदोलन करे कि हमको नंबर नहीं दिया आपने, ऐसे 250 पूछा था, मैंने ऐसे 250 लिखा। क्या? नाम, नाम लिखने का नंबर दे दूं तेरे को? क्यों? आप नाम लिखने के काटते तो हो। हाँ, हम नाम लिखने के काटते तो हैं। क्या आपने नाम नहीं लिखा तो हम काटेंगे? तो नाम लिखने के दो। नाम लिखने के देंगे तब जब नीचे भी काम का काम हो, खाली नाम के नंबर थोड़े मिलेंगे। समझ में आ रही है बात? उल्टे सीधे लिख के आते हैं लोग। मैं आपको कॉपियां दिखा दूंगा, आधी से ज्यादा कॉपियां होंगी, जिन्होंने कॉपियां मंगाई होंगी उन्होंने ये सीएफओ को देखा ही नहीं, उन्होंने तो ऑडिटर लिख दिया। ऑडिटर से रिलेटेड ही क्वेश्चन नहीं हो तो ऑडिटर क्यों लिख रहा भाई? Another question. While conducting the audit of Quantum Mechanics Limited, Mr. Manoj, the audit manager, identified significant payment made by the company for legal and retainership fees related to litigation. Wow. Litigation pertained to manufacturing plant situated on forest land reserved for elephant corridor. Wow. Which was declared illegally constructed. बहुत बढ़िया. Company had received a notice of decommission of the plant on 31st March 2022, but it had challenged the decommissioning order in High Court and matter is still pending there. The company had not disclosed any information relating to this litigation in its financial statement. The Thrinoeli plant accounted for over 75% of the company's annual production, and the audit team expressed concern that decommissioning could significantly disrupt the operation and potentially lead to bankruptcy. Wow. The audit was near to completion when Mr. Manoj sought advice from the audit partner, Mr. Shalab, on this matter. He suggested that no immediate action was necessary from the auditor as the matter is still pending in Kerala High Court. However, Mr. Manoj feels that situation requires action from auditor and to be indicated in the report. What views seems to be दो वर्ड पे आपका ध्यान जाना चाहिए। अगर इन दो वर्ड पे आपने ध्यान दे दिया तो आप पूरा का पूरा आंसर सही लिख के आओगे, और अगर आपने इन दो वर्ड्स पे ध्यान नहीं दिया तो आप बहुत ही गड़बड़ कर दोगे। ऐसे 250 में अब ये आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस है, और अब एज एन ऑडिटर आपको इस पर रिस्पॉन्स देना है। भाई साहब, ये क्वेश्चन ऐसे 250 का तो है ही है। ये तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर तो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 570 की मटेरियल अनसर्टेनिटी भी आ रही है। और अगर इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया है,
तो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 705 के हिसाब से मैं तो यहां पर एडवर्स ओपिनियन दे दूंगा सर। ये मेरा एक्शन है और ये मुझे रिपोर्ट में इंडिकेट करना है। समझ में आ रही बात? ये क्वेश्चन सिर्फ 250 का नहीं था। इन्होंने 250 की सिचुएशन बनाते हुए आपसे 250 के ऑब्जेक्टिव के तीसरे पॉइंट पर क्वेश्चन पूछा, क्या रिस्पॉन्स दोगे? तो दादा, जिसका गोइंग कंसर्न ही खत्म होने लग जाए, मटेरियल अनसर्टेनिटी आ जाए, तो पहले तो मैं उनको बोलूंगा कि नोट्स दी अकाउंट्स में डिस्क्लोज करो 570 में कि देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। और अगर उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल अनसर्टेनिटी को डिस्क्लोज करने से मना कर दिया, तो 705 में जाके मेरे को एडवर्स ओपिनियन देना पड़ेगा। 250 तो नाम का लगा यहाँ पे। मेन डिस्कशन तो 570 और 705 का होगा। समझ में आया बंधु? खाली एक स्टैंडर्ड से काम नहीं चल रहा, उस स्टैंडर्ड के साथ भी दो चीजें और लग रही हैं। खाली एक स्टैंडर्ड से काम चलने वाला नहीं है मेरे भाई। कुछ समझ में आया एवरीवन? चलिए, अब बहुत देर हो गई है, एक 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं और फिर वापस अपन इकट्ठे होते हैं। फिर हम करेंगे एसिड 260, कम्युनिकेशन विद दोस्त विद गवर्नेंस। उसके बाद अपन करेंगे ज्वाइंट ऑडिट। ठीक है? 402 को आज नहीं करेंगे, 402 को अपन कल ले लेंगे, क्योंकि 299 और 260 तक अपना दिमाग खाली हो जाएगा। तो ठीक है, कल भी थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लेंगे, 402 को कवर कर लेंगे कल। 402 वैसे भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है नहीं, 402 को 3402 के साथ ही कर लेंगे, फिर अभी 402 में दिमाग नहीं लगाएंगे। 402 और 3402 एक साथ करें। गुड। तो आज का काम अपना हो जाएगा। 5 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं। ओके, मस्त चाय पी लो, 5 मिनट में वापस इकट्ठे हो जाएंगे।
चलिए, हो गए 5 मिनट। लेट्स मूव। इसके बाद आया था स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 260। कम्युनिकेशन विद दोस्त शेयर विद गवर्नेंस। बहुत ही बोरिंग टाइप का स्टैंडर्ड था। और इस स्टैंडर्ड में आजकल इसका इंपॉर्टेंस इसलिए कम हो गया है क्योंकि SS701 आ गया, की ऑडिट मैटर्स। और कैम आ जाने के बाद इसका थोड़ा सा डाउन हो गया, बट ठीक है, अपने को तो क्या करना, आ जाएगा तो करना ही पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है सर? अंडर दिस स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 260, कम्युनिकेशन विथ दोस्त शायद विद गवर्नेंस साफ कहता है कि दोस्त शायद विद गवर्नेंस के साथ आपको कम्युनिकेशन करना है। तो सबसे पहला कम्युनिकेशन तो ये होगा कि हम एज एन ऑडिटर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा स्कोप क्या है, हमारा टाइमिंग ऑफ ऑडिट क्या रहेगा। बहुत बढ़िया। तो ये तो हमें ऐसे 210 नहीं बता दिया था। कौन सी नई बात थी? ये तो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट ने हमको पहले ही बता दिया था ना भाई। ये तो हम ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में ही लिख देते हैं। ओके। दूसरा, to obtain from those charged with governance information relating to audit। ये कौन सी नई बात है? ये तो ऐसे 518 ने हमको बोल के रखा हुआ है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते रहो। तो ये तो कोई नया कम्युनिकेशन नहीं हुआ। एक कम्युनिकेशन 210 से हो गया, दूसरा कम्युनिकेशन 580 से हो गया, तीसरा बोल रहे हैं to provide those shared with governance with timely observation arising from audit which are significant and relevant to those shared with governance। those shared with governance को ऑडिट खत्म होने के बाद नहीं, ड्यूरिंग द ऑडिट टाइमली ऑब्जर्वेशन दो, जो अराइज हो रहे हैं ऑडिट के दौरान, जो तुमको लगता है कि मैनेजमेंट को सिग्निफिकेंट है। तो वेरियस एसएस, बहुत सारे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग आपको बोल रहे हैं कि ये होती है, करो अब भी पढ़ा 250। अगर आपको कम्युनिकेशन, अगर आपको पता चलता है कि नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन है, सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस या आइडेंटिफाइड नॉन कंप्लायंस है, तो कहाँ जाओगे? मैनेजमेंट के पास। अगर आपको सस्पेक्टेड फ्रॉड है या आइडेंटिफाइड फ्रॉड है, तो कहाँ जाओगे? मैनेजमेंट के पास। तो मैनेजमेंट के पास तो हर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, हर तीसरा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग आपको भेज रहा है। तो अगर मैनेजमेंट के पास हर तीसरा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग आपको भेज ही रहा है, तो उसमें कम्युनिकेट करने में क्या गड़बड़ है? एंड देन टू प्रमोट इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन, हाँ वो तो होता ही है। तो ऑब्जेक्टिव तो कोई खास यहाँ काम देने वाला है नहीं। हाँ, ये जरूर है कि कौन कौन से ऐसे मैटर्स जो कम्युनिकेट किए जाने चाहिए। व्हाट आर द वेरियस मैटर्स विच रिक्वायर्ड टू बी कम्युनिकेटेड। तो पहले बोला कि पहले तो कम्युनिकेट करो कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हाँ, तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिकेट कर देंगे। फिर बोला प्लान स्कोप टाइमिंग, हाँ अभी पढ़ के आए। सिग्निफिकेंट मैटर एंड फाइंडिंग्स, ऐसे कौन से सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं और ऐसे कौन से सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स हैं जो हमको देने पड़ेंगे अगर आपको इन एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी मिलती है। तो आपको सिग्निफिकेंट मैटर के अंदर आएगी।
अरे, आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हो, आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, डिले कर रहे हैं, अननेसेसरी एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं आपको एविडेंस लेने के लिए, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मैनेजमेंट रिफ्यूज किए जा रहा है इंफॉर्मेशन देने के लिए, मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न कंसीडर करने को तैयार नहीं है, मैनेजमेंट आपके साथ डिस्कशन करने को तैयार नहीं है। भैया ये सारे सिग्निफिकेंट मैटर्स। ओके। और एक चीज और है जो ऑडिटर यहाँ देनी पड़ेगी, एंड दैट इज ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस। आप सबको मालूम है कि लिस्टेड एंटिटी के केस में ये बताना पड़ेगा कि एंगेजमेंट टीम और अदर्स फर्म्स जो है, नेटवर्क ऑफ फर्म, इंडिपेंडेंस को कंप्लाई कर रही हैं, ऑडिट फीस जो है वो नॉन ऑडिट फीस से कम है, और जहां जहां थ्रेड्स थे हमने वो थ्रेड्स आइडेंटिफाई करके सेफ गार्ड भी कर दिए हैं। ये सारी की सारी ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन लिस्टेड एंटिटी के केस में मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को देना ही पड़ेगा। और फिर 701 ने आके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और डाल दी कि ये जो एसिड 260 और एसिड 265 में जो भी कम्युनिकेशन आपने किसको किया है, मैनेजमेंट एंड दोस्त शायद विद गवर्नेंस को, अगर आपको लगता है कि वो कम्युनिकेशन जो आपने मैनेजमेंट एंड दोस्त शायद विद गवर्नेंस को किया है वो इतना सिग्निफिकेंट है कि यूजर को भी जाना चाहिए, फिर वो आप ऐसे 701 में कैम के रूप में, की ऑडिट मैटर्स के रूप में लेकर के आते हो। तो बाबू, ऐसे कौन से मैटर हैं जो मुझे कम्युनिकेट करना चाहिए? तो पहला मैटर तो ऐसे 210 का है, दूसरा मैटर जो है वो तो नॉर्मल है, प्लान स्कोप एंड टाइमिंग जो मुझे कम्युनिकेट करने हैं मैनेजमेंट को। तीसरा मैटर इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कौन कौन से मैटर होते हैं जो कम्युनिकेट करना चाहिए। तो एक तो ऑब्जर्वेशन आपको मिलते हैं वो कम्युनिकेट करना है, अकाउंटिंग पॉलिसी के लिए कम्युनिकेट करना है, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज अगर आपको ऑडिट के दौरान आ रही है तो वो करना है, और ऑडिट इंडिपेंडेंस करना है। ऑब्जर्वेशन तो करना ही है। इसके बाद आता है ऐसे 299, जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जॉइंट ऑडिट यानी ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी बाय टू और मोर ऑडिटर who are appointed with an objective of issuing the audit report jointly। एक ही एंटिटी के अंदर दो या दो से अधिक ऑडिटर्स को आपने अपॉइंट कर दिया है और वो ऑडिट भी करेंगे जॉइंटली और रिपोर्ट भी करेंगे जॉइंटली, तो उन्हें हम जॉइंट ऑडिटर कहते हैं। प्रिंसिपल ऑडिटर और ब्रांच ऑडिटर अलग अलग होते हैं, जॉइंट ऑडिटर अलग होते हैं। प्रिंसिपल ऑडिटर और ब्रांच ऑडिटर बहुत अलग बातें हैं, दे आर नॉट जॉइंट ऑडिटर्स। जॉइंट ऑडिटर मतलब मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर एक साथ ऑडिट करने के लिए इकट्ठे हुए लोग। जॉइंट ऑडिटर वॉल्यूंटरीली भी अपॉइंट हो सकते हैं और कभी कभी स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट के कारण भी अपॉइंट करना पड़ते हैं, जैसे एसबीआई के अंदर स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट के कारण आपको ऑडिटर को जॉइंटली अपॉइंट करना पड़ता है। ऐसे 299 का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ब्रॉड प्रिंसिपल देना कि जॉइंट ऑडिट कैसे कंडक्ट किया जाए, यूनिफॉर्म प्रोसीजर देना कि जॉइंट ऑडिट कैसे कंडक्ट किया जाए, आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन से एरिया कौन कौन जॉइंट ऑडिटर कवर करेगा, और आइडेंटिफाई करना कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ये ऐसे 299 जो है ना, इसका ऑब्जेक्टिव कभी नहीं पूछा जाएगा, लिख के रख लेना, क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव का कोई मीनिंग भी नहीं है, सिर्फ एक ब्रॉड प्रिंसिपल बता रहा है कि वहां होता क्या है। तो ये तो कोई बहुत बड़ी ऑब्जेक्टिव को याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्लानिंग को याद करने की जरूरत है। एंगेजमेंट पार्टनर और अदर की मेंबर ऑफ एंगेजमेंट टीम जो है, हर जॉइंट ऑडिट फर्म से इन्वॉल्व होनी चाहिए ऑडिट प्लानिंग में, और ऑडिट स्ट्रेटेजी को एस्टेब्लिश भी जॉइंटली करना चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 24 जॉइंट ऑडिटर्स हैं, तो वो 24 के 24 जॉइंट ऑडिटर में से जो एंगेजमेंट पार्टनर होंगे और की एंगेजमेंट टीम मेंबर होंगे, they all will be involved in the planning, and then audit strategy establish करनी है jointly prior to commencement of audit।
जॉइंट ऑडिटर्स को आपस में डिस्कस करना चाहिए और डेवलप करना चाहिए एक ऑडिट प्लान। और जब आप ऑडिट प्लान डेवलप कर रहे हो तब जॉइंट ऑडिटर्स को आपस में क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो अपने एरिया डिवाइड कर लेना चाहिए और ये भी डिसाइड कर लेना चाहिए कि कौन से कॉमन ऑडिट एरियाज है जिनमें वो काम करेंगे। हर जॉइंट ऑडिटर क्या क्या करेगा और अनडिवाइडेड एरिया के लिए वो सारे के सारे ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। फिर उन सबको रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स भी इवेल्युएट कर लेना चाहिए ताकि वो टाइमली ऑडिट को कंप्लीट कर सके। उन लोगों को आपस में ये भी डिसाइड कर लेना चाहिए कि ऐसे कौन से एरियाज हैं जो ज्यादा सिग्निफिकेंट एरियाज हैं, तो हम एक दूसरे को कम्युनिकेट कर दें। प्रिलिमिनरी एक्टिविटी जो अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स बिजनेस में सबको नॉलेज मिला है, वो नॉलेज आपस में सब एक दूसरे से बांट लें। किस किस के पास कितने कितने रिसोर्सेस हैं और वो कितने कितने रिसोर्सेस से कब कब वो ऑडिट करेगा, ये भी हम आपस में डिसाइड कर लें। और ऐसा करने के बाद जॉइंट ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बनाएं और जॉइंट ऑडिट एंगेजमेंट लेटर पर हम साइन कर दें सभी लोग। रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट हर जॉइंट ऑडिटर अपने एरिया में कम्युनिकेट करेगा, अपने एरिया में इवेल्युएट करेगा और उससे अगर अपने एरिया में जॉइंट ऑडिट करते वक्त ऐसा पता लगा कि भाई मेरे एरिया में कोई इंटरनल कंट्रोल में कमी है, तो वो उस कमी को किसे बताएगा, अदर जॉइंट ऑडिटर को बताएगा, ये उसकी जिम्मेदारी है। हर जॉइंट ऑडिटर डिटेल में डॉक्यूमेंट करेगा कौन सा काम किसको दिया, अलॉटेड एरिया क्या था, नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर क्या था। और वर्क अलोकेशन डॉक्यूमेंट साइन हो जाना जरूरी है सारे जॉइंट ऑडिटर्स के बीच में ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। इंडिविजुअल काम करोगे तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल है और जॉइंटली काम करोगे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉइंट है, ये अपने को बचपन से पढ़ाया गया है। अलॉटेड एरिया की प्लानिंग, अलॉटेड एरिया की प्रोग्रामिंग, अलॉटेड एरिया की प्रोसीजर, अलॉटेड एरिया के एविडेंस, अलॉटेड एरिया में मैनेजमेंट ने जो इन्फॉर्मेशन दी उसको इवेल्युएट करना, अलॉटेड एरिया में एक्सपर्ट को अपॉइंट करना या नहीं करना, अलॉटेड एरिया में इंटरनल या ब्रांच ऑडिटर को लेना नहीं लेना, ये सब आपकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका अलॉटेड एरिया अपने आप में एक ऑडिट। लेकिन अनडिवाइडेड वर्क के लिए या जॉइंट डिसीजन के लिए या किसी जॉइंट ऑडिटर ने अपने एरिया का मैटर उठाकर जॉइंट मीटिंग में डाला है और जॉइंट मीटिंग पर उसको सभी ने मिलकर डिसाइड किया है, तो उसके लिए जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल है। एफआरएफ कंप्लाई हो रहे हैं कि नहीं, ये भी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर एफआरएफ के अकॉर्डिंगली है कि नहीं, ये भी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑडिट रिपोर्ट बनाना भी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है और स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट कंप्लाई हो रही है कि नहीं, ये भी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है। या नहीं, ये नहीं कर सकते कि चार जॉइंट ऑडिटर ऑडिट कर रहे हैं, पांचवा बोल रहा है मैं रिपोर्ट बना दूंगा, चार जॉइंट ऑडिटर ऑडिट कर रहे हैं, पांचवा बोल रहा है मैं लीगल कंप्लायंस देख लूंगा, चार जॉइंट ऑडिटर ऑडिट कर रहे हैं, पांचवा बोल रहा है कि मैं जो है कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन देख लूंगा। ऐसा आप नहीं कर सकते, वो जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। कोऑर्डिनेशन आप लोगों के बीच में होना जरूरी है। सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन एक दूसरे को एक्सचेंज करना आपकी ड्यूटी है। एक दूसरे के कॉम्पिटेंस को चेक नहीं करना भी आपकी ड्यूटी है जब तक कि आप दूसरी किसी इंस्टीट्यूट के मेंबर ना हो। हमारी इंस्टीट्यूट के मेंबर एक दूसरे की कॉम्पिटेंस को चेक नहीं करते जब तक कोई कॉन्ट्ररी एविडेंस ना मिल जाए। और हर जॉइंट ऑडिटर को यह अज्यूम करने की इजाजत है कि अगर दूसरे जॉइंट ऑडिटर को उसके एरिया में कोई इंपॉर्टेंट मैटर मिला तो वो इस जॉइंट ऑडिटर को बताएगा। ये अज्यूम करने का मेरे पास पूरा रीजन है, पूरा राइट है। नॉर्मली तो जॉइंट ऑडिटर्स जो हैं वो कॉमन रिपोर्ट पे आ जाते हैं, लेकिन अगर जॉइंट ऑडिटर का आपस में अगर कोई डिसएग्रीमेंट है तो डिसएग्रीड पॉइंट पर वो अपनी अदर रिपोर्ट दे सकते हैं। लेकिन जब आप डिसएग्रीड पॉइंट पे अपनी अदर रिपोर्ट दे रहे होंगे तो ध्यान रखना एसएस 706 के अंदर इम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा या इम्फेसिस ऑफ अदर मैटर पैरा जो भी एप्लीकेबल हो रहा हो,
वो लगा जरूर देना अगर डिसएग्रीड पॉइंट पे जॉइंट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट अलग से दे रहे हैं। रूल ऑफ मेजॉरिटी तो यहाँ अप्लीकेबल ही नहीं होगा कि चार जॉइंट ऑडिटर बोल रहे हैं कि क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट जानी चाहिए और पांचवा बोल रहा है कि नहीं सब क्वालिफाइड नहीं जानी चाहिए, तो चार बोल रहे हैं वो मानेंगे, पांचवा बोल रहे हैं वो नहीं मानेंगे, ये तो यहाँ लागू ही नहीं होता है। रूल ऑफ मेजॉरिटी इज नॉट अप्लीकेबल इन केस ऑफ जॉइंट ऑडिट्स। रिवाइज हो गया भैया? क्वेश्चन करें। तो ऐसे 260 भी हो गया और ऐसे 299 भी हो गया, दोनों छोटे छोटे स्टैंडर्ड थे। एक धूल झाड़नी थी जो चढ़ गई थी, वो झाड़ दी। अब आओ जरा क्वेश्चन कर लें इसके। वाह। सीए शैली गोयल is offered appointment as auditor of Root Limited, a listed company. The audit committee of the company want her to justify the independence in relation to the company through a proper communication, although she has ensured that there are no threats to her independence. She feels requirement of audit committee to be beyond its purview. What is your opinion in this regard? Oh, uncle. अंकल नहीं आंटी, आप ये फील कर रहे हो कि ऑडिट कमेटी अपने परव्यू से बाहर जा रही है? नहीं, ऑडिट कमेटी बिल्कुल सही कह रही है। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 260 नाम पूरा लिखेंगे, जिसकी ये रिक्वायरमेंट है। और वो रिक्वायरमेंट है कि लिस्टेड एंटिटी के केस में एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा। किसको? ऑडिटर को। क्या डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा ऑडिटर को? ये डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा कि वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहा है। वो इंडिपेंडेंट रहा है, पहली बात। A statement has to, in case of listed entity, auditor shall communicate to those charged with governance एक स्टेटमेंट जिसके अंदर एंगेजमेंट टीम और अदर फर्म जो एसोसिएट हैं वो इथिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंस को कंप्लाई करते हैं और पूरे समय कंप्लाई करते हैं, जिस पूरे समय ऑडिट चलता रहा। टोटल ऑडिट फीस और नॉन ऑडिट फीस का रेशो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट नहीं कर रहा। Total non-audit fees is not more than audit fees and does not affect the independence of auditor. Other threats, whatever be there, have been addressed by the auditor and reduced to an acceptably low level to maintain the independence. वो जो तीसरा कॉलम था इंडिपेंडेंस वाला वो लिख के आना था, and that declaration of independence is required to be there. देखो, ये क्वेश्चन अगर आना चाहा तो ऐसे 260 में आ सकता है। अगला क्वेश्चन, UVW and Associate are statutory auditors of Moon Limited, a listed company. For the financial year 22-23, CA Uddhav is engagement partner for audit assignment. He was of understanding that as per the requirement of one of the essay, he has to responsibility to communicate the following matter to those charged with governance. The auditor's responsibility in relation to financial statement, planned scope and timing, and auditor's independence. Which of the matter is not included in the list prepared by CEO Uddhav? Discuss the matter in detail. Wow, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। आपके चार्ट की चौथी लाइन, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, प्लान स्कोप एंड टाइमिंग आ गया, ऑडिटर की इंडिपेंडेंस भी आ गई, और चौथा पॉइंट छूट गया जिसके अंदर हम अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस की बात कर रहे थे। सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज अगर आपको एनकाउंटर हुई हो तो वो बात करो।
सिग्निफिकेंट मैटर जो आपको अराइज हुए हों वो बात करो। पूरा। कौन सा? अभी तो बताया था। ये वाला। सिंपल। चलो। CA Vallabh Sundar is auditor of a leading private sector bank, IT system and controls under the consideration to be reported as key audit matter. In the audit report of bank, due to high level of automation and complexity of IT architecture and its impact on, इसको अपन 701 में देखेंगे, इसको यहाँ देखने की जरूरत नहीं है। Messrs. Manidhari and Associate have been appointed as auditor of Jin Limited, a multinational company dealing in spare parts. During the course of audit, CA Manidhari is facing many problems, including the problem of not getting desired information from the management. Accordingly, he decided to communicate with those charged with governance about significant difficulty encountered. CA Manidhari seeks your guidance on the matter which can be considered as significant difficulties. हा हा हा, वापस से चेप दूं, लेकिन अब मैं उसको थोड़ा सा ये बता दूं कि उसमें ये वाली चीज नहीं आएगी। ये वाली चीज डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहीं से चालू हो जाओ। सिंपल। कोई दमी नहीं है क्वेश्चन। ABC जॉइंट ऑडिटर हैं एक कंपनी के। बी, अच्छा एक मिनट, मतलब 260 में से क्वेश्चन कौन से आएंगे? सिर्फ एक चार्ट आएगा। कौन सा वाला? ये वाला। इस चार्ट को पकड़ लो, अगर आया तो इसी में से आएगा क्वेश्चन, यही से। और इंडिपेंडेंस वाला तो अपनी जगह है ही। यही चार्ट है बस। चलो। 299। A, B, and C are joint auditors of a company. B is of opinion that there are material misstatement in financial statement of the company, which, if accounted for, would turn profit reflected in financial statement for 25 crore to loss of 5 crore. He therefore want to adverse opinion to be expressed in our report. However, A and B do not concur with his view and are declined in accepting the management's version. If be required to go by majority opinion of 2-1, like sir, possible पॉसिबल ही नहीं है। कारण, if the joint auditors are in disagreement with regard to their opinion on any matter covered by the audit report, they shall express their opinion in separate audit report. A joint auditor is not bound by the views of majority. Majority rule would not be applicable, hence 2-1 वाली बात तो आएगी ही नहीं। सेपरेट रिपोर्ट जाएंगी डिसएग्रीमेंट डिसएग्रीड पॉइंट्स पर, और 706 भी आएगा जिसमें आपको एम्फेसिस ऑफ मैटर या एम्फेसिस ऑफ अदर मैटर भी देना पड़ेगा। इसके बाद आया था Management Interiors Limited is a listed company engaged in manufacturing of office furniture. Company has its activity divided into four geographical regions. Company has appointed two joint auditors, A and B and C and D, to conduct the joint audit of financial statement of company for 31st March 2023.
Engagement partner from both firms, CA Amar and CA Chaitanya, along with their audit teams, had a meeting to discuss the areas of the work to be divided and their respective responsibility. Explain the responsibilities of joint auditors with respect to joint audit. सर, अपने को बताना है कि जॉइंट एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल कब है और इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल कब है। रिस्पॉन्सिबिलिटी दो तरीके की होती है। जो दो तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सिर्फ वही बताना है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ क्या पूछा है। इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल कब होता है, जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल कब होता है, वो चार्ट जो अपन ने अभी देखा। ये पूरा पेज लिख के आना है, दिस होल पेज, नथिंग एल्स। And same to same question is this, which I am giving you to homework. Same question. Where the responsibilities of such lapses would lie in line with this. ये आज आपका होमवर्क, क्योंकि अभी आपकी एफआर की क्लास चालू होने वाली है, इसलिए मैं अभी इसको यहीं रोकता हूँ। ज्वाइन योर एफआर क्लासेस। तो बाकी की बातें करते हैं कल। तब तक आप हर्षित भैया से एफआर पढ़ लो। क्वेश्चन 18, ये लो, वल्लभ सुंदर TYQ। ठीक है, चलो तो अपन मिलते हैं आ, अब कल सुबह वापस। और कल हमारा काम क्या रहेगा, पहले तो आखिरी वाला ये जो क्वेश्चन अपन ने अभी डिस्कस नहीं किया, लास्ट वाला ये डिस्कस करेंगे। और इसके बाद अपना चैप्टर 2 भी हो चुका है। अब हम जाएंगे सीधे चैप्टर नंबर 3 पर। तो मैं आपके साथ जरा 1 मिनट ये बता दूं कि आपको कल अगर समय मिले, अगर आप एक ही ग्रुप दे रहे हो, तो आप अगर चाहो तो सीधे सीधे से एडवांस्ड ऑडिटिंग प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 3 ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटेजी और एग्जीक्यूशन, इसके अंदर अपने को टोटल जो स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं, ऐसे 300, 315, 330 एंड ऑल दैट स्ट्रेटजीज एंड ऑल, वो आप ध्यान रखें। इज दैट क्लियर बेटा सेजल? मैं हैंड रिटन चार्ट्स को इसलिए प्रिंटेबल फॉर्मेट में नहीं दे रहा हूं, क्योंकि वो आपकी आदत बिगाड़ देंगे मॉड्यूल पढ़ने की। आपको जहां लगे वो रेफर कर लो ना, प्रिंटेबल फॉर्मेट में लेके करोगे क्या उसको? जबरन वायरल होंगे वो, और कोई काम के नहीं। चलो, कल मिलते हैं।